एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि मैम ये लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीलाई ब्रेचेट पुट्स द हीरोइक एंड सबलाइम नेक्स्ट टू द सबलाइम mundane, नेक्स्ट टू comic and mundane. कॉमिक एंड मंडेन। अच्छा ठीक है, वो कहता है कि लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीलाई में ब्रेचेट ने जो है वो हीरोइक और सबलाइम जो है वो नेक्स्ट रखा, यानी कि उसके बाद रखा कॉमिक एंड मंडेन। अच्छा, गैलीलियो गैलीलाई को ना एक्चुअली एंटी हीरोइक भी कहते हैं, एंटी हीरोइक ड्रामा या एंटी हीरोइक जो है पोएम भी, मतलब ड्रामा कहा जाता है गैलीलियो गैलीलाई के बारे में। और एक दफा क्वेश्चन आया था एंटी हीरोइक या एंटी रोमांटिक, ठीक है। तो एपिक थिएटर जो है वो बेसिकली एंटी रोमांटिक थिएटर को ही कहा जाता है, या एंटी रोमांटिक हीरो जो है वो गैलीलियो गैलीलाई था, ठीक है। यानी कि उसमें उस तरह से हीरोइक डीड्स नहीं थी जैसा कि नॉर्मली हम अरिस्टोटल के हीरोज में देखते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे उसने वो जो हीरोइक, उस तरह का तो हीरो नहीं था ना जिसमें हम कहते हैं कि हीरो बड़ा सबलाइम होता है, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होता है। वो तो भाई एक वीक मोरल्स का बना हुआ था कि भाई वो किससे डरता था, वो जो है हर टॉर्चर से डरता था, वो इंस्ट्रूमेंटल टॉर्चर से डरता था, फिर वो खाने पीने की उसको लस्ट बहुत ज्यादा थी, धोखा देने में वो बाज नहीं आता था। उसने टेलीस्कोप जो बनाई थी वो धोखा दे के ही बनाई थी ना। तो क्या था कि उसने कहा कि उसने हीरोइक और सबलाइम को बाद में रखा और कॉमिक और मंडेन को फ्रंट पे कर दिया। कॉमिक और मंडेन मीन कि वो एक आम इंसान था, एक नॉर्मल सा इंसान था जो कि साइंस की दुनिया में आगे जाना चाहता था। तो वो एक एंटी हीरोइक कैरेक्टर जो है, जो इसको हम एपिक थिएटर भी कहते हैं, वो उसने बताया था। तो उसके अंदर वो सबलिमिटी या वो हीरोइक कैरेक्टर नहीं था उस एपिक ड्रामा के अंदर, जो कि हम अरिस्टोटल के जो थिएटर है वो अरिस्टोटलियन थिएटर में लिखते हैं। गैलीलियो गैलीलाई के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि दैट इज द एंटी हीरोइक, और दूसरा ये अरिस्टोटल थिएटर के जवाब में जो रेमंड विलियम ने एपिक थिएटर बताया था, एक्चुअली ये ड्रामा उस एपिक थिएटर को कवर करता है, ठीक है। उसमें एंटी हीरोइक था, फिर हर ड्रामा जो था, हर एपिसोड जो है वो एक स्टेज थी। एपिसोडिक ड्रामास जो हैं वो एक्चुअली रेमंड विलियम ने कहा था कि भाई एपिक ड्रामास इस तरह का होना चाहिए, एपिक थिएटर इस तरह का होना चाहिए। आप देखें कि वो जो बैनर्स भी होते हैं उस पर एपिसोड नेम लिखा होता है। तो ये सारी चीजें लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीलाई बाय ब्रेचेट जो है वो हीरोइक और सबलाइम को नेक्स्ट रखता है, यानी कि सेकेंडरी रखता है टू द मतलब कॉमिक एंड मंडेन। कॉमिक कैरेक्टर एक तरह से उसको कॉमिक ही दिखाया गया ना, एक तरफ तो साइंसदान है, लोग उसके ऊपर बड़ा वो करते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने छोटी छोटी कॉमिक, और मतलब इवन गैलीलियो के कैरेक्टर के अंदर भी अगर आप देखें तो उसमें कॉमिक रिलीफ रखा हुआ था। गैलीलियो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, वो इंस्ट्रूमेंटल टॉर्चर से डर जाता है, उसके अंदर लस्ट ऑफ वाइन और हर चीज का खाने पीने का हर वक्त वो दिखाया हुआ है, ये उसका कॉमिक ही था ना कि भाई वो हर वक्त खाने पीने के चक्कर में रहता है। फिर उसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। रीजन वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इतना खर्च नहीं करता जितना कि वो अपनी इन्वेंशंस के लिए खर्च करता है, साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए खर्च करता है, इसलिए कर्जा बड़ा चढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉमिक एंड द मंडेन इन दोनों में कवर हो जाती हैं। ठीक हो गया, कवर हो गया सना? तो गैलीलियो गैलीलाई से रिलेटेड बेटा आपके सारे क्वेश्चंस इसी तरह के ही आने हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ठीक है, अब ये चेरी ऑर्चर्ड भी हो गया। हेडा गैबलर में मेन आपका यही है कि हेडा गैबलर एज अ ट्रेजेडी, ठीक है। हेडा गैबलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं आप, और उसके बाद हम चेरी के देखते हैं, फिर गैलीलियो के भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भी वो देखें कि लिखा हुआ इन द लाइट ऑफ एपिक थिएटर, गैलीलियो गैलीलाई आपने डिफाइन करना है इन द लाइट ऑफ एपिक थिएटर। तो एपिक थिएटर क्या था? वो रेमंड विलियम का ही एपिक थिएटर था, जिसकी आपको सारी वो जो ट्रेट्स हैं उसके हिसाब से आपने गैलीलियो गैलीलाई को डिफाइन करना है। उसके बाद है व्हाट इज ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ लिटिल गेम्स। अभी भी एक स्टूडेंट ने वेटिंग फॉर गॉडो का एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटिल गेम्स द कैरेक्टर प्ले इन वेटिंग फॉर गॉडो।
क्या सिग्निफिकेंस थी, क्यों छोटी छोटी गेम्स में वो जो कैरेक्टर जो हैं वो पड़े हुए थे, लिटिल गेम्स क्या थे सबसे पहले, और फिर एलाबोरेट योर आंसर विद आंसर एक्साइटिंग एग्जांपल फॉर द प्ले। हाँ जी, क्यों लिटिल गेम्स में पड़े हुए थे, क्या सिग्निफिकेंस है लिटिल गेम्स की? वेटिंग फॉर गॉड ऑफ मॉडर्न ड्रामा के जो मॉडर्न लोग होते हैं उनके पास ना पर्पसलेस एम नहीं होता, नथिंगनेस, और वो अपने हैं शाबाश, ऐसे जिस तरह स्ट्रगन अपना शो मारता है। ठीक है, सही है, सही है ना इंसान। अर्शिया? Ma'am, can I tell? यस। Ma'am, they have nothing to do. That's why involve themselves in mean activities, in some mean games. They have nothing to do in their life. ओके फाइन, ये भी ठीक है। और मैम मैं बताऊं? हाँ हाँ मैम ये एक ऐसा ड्रामा था जिसमें कोई प्लॉट नहीं था, बेसिक स्टोरी नहीं थी, तो इस तरह का ड्रामा अगर उसमें वो एक रेपिटेटिव गेम्स ना खेलते, जैसे जूते बार बार उतारना और हैट को बार बार खोल के अंदर देखना, तो उससे एक सस्पेंस और इंटरेस्ट ऑडियंस में क्रिएट होता है और रीडर्स वो पढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग रहा ये, और सोचने पे मजबूर करता है कि हिडन मीनिंग क्या है इन बातों के पीछे। ये उनकी छोटी छोटी गेम्स थी। ठीक है, तो नीलम आप हेलो बताइए। हाँ जी हाँ जी। मैम, ये एक्चुअली ये ड्रामा सेकंड वॉर के सिनेरियो में लिखा गया है, तो ये अब्सर्डिटी को शो करता है, नहीलिज्म को, लोगों में जिंदगी गुजारने का तस्वर ही खत्म हो गया था, गॉड पे उनका बिलीफ खत्म हो गया था, तो ये इसलिए लिखा गया है कि लोगों में जाहिर सी बात है उस टाइम के राइटर्स में भी यही कॉन्सेप्ट आ गया था नहीलिज्म का, तो फिर उन्होंने इसी को चलाया आगे, अब्सर्डिटी और ये एग्जिस्ट एंड रियलिज्म, ये सब कुछ इसमें कर सकते हैं सारे पॉइंट ऐड। शाबाश। अच्छा, इसमें देखें ना कि वो कहते हैं कि व्हाट इज ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटिल गेम्स, छोटी छोटी गेम्स की। हाँ जी मैम। हाँ जी हाँ जी मैम इसमें क्योंकि मेन जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म की अगर हम बात करें तो उसका हम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा दे सकते हैं। जैसे उनके पास कुछ नहीं था, दे हैव नथिंग टू डू, और वो वेट थे। अब वेटिंग, अब इंसान अगर किसी का वेट कर रहा हो तो वैसे ही टाइम नहीं गुजरता, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, इस वजह से वो एक तो एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो थीम है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा फिर ये बताएंगे कि वो इन माइनर सी जो ये छोटी छोटी जो गेम्स थी ये खेलकर अपना जो टाइम था वो स्पेंड भी कर रहे थे और एज वेल वेस्ट भी कर रहे थे। जबरदस्त। अच्छा, और नविश? मैम वो टाइम पास कर रहे थे, वो कभी बूट के साथ खेलना शुरू हो जाते थे और कभी कैरेट कभी टर्निप और इन सारी चीजों के साथ खेल रहे थे, तो वही उनकी सिग्निफिकेंट है, वही गेम्स खेल के वो टाइम पास कर रहे हैं। वो लिटिल गेम्स जस्ट टाइम पास करने के लिए कर रहे थे। चलो लूडो। यस मैम। मैम वो कभी टर्निप के साथ खेलना शुरू हो जाते थे, कभी बूट के साथ खेलना शुरू हो जाते थे, तो उनकी गेम्स की सिग्निफिकेंट सिर्फ ये थी कि वो टाइम पास कर रहे थे। अच्छा ठीक है, इकरा? मैम इसमें लिटिल गेम्स में वो बताया हुआ है उनका कि उनके पास मतलब कुछ भी करने को नहीं था, दूसरा वो वेट कर रहे थे, वेटिंग फॉर गॉडो। हालांकि वो उनको भी पता नहीं था और हमें भी ये नहीं पता कि वो वेट क्यों कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे थे वेटिंग फॉर गॉडो, मतलब जब वो लड़का आता उनको बताता है कि वो नहीं गॉडो आज नहीं आ रहा, कल आएगा, तो वो दोबारा से मतलब मायूसी की उसमें आ जाता है। ये इंसान की सारी कैफियत को बताया गया है कि इंसान जो है मतलब जब किस चीज का इंतजार होता है तब भी वो होता है, लेकिन जब कुछ अचानक उसे कुछ आके बताया गया है तब इंतजार में भी रहता है, दूसरा मायूस जल्दी हो जाता है इंसान। अच्छा जी, बेसिक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये लिटिल गेम्स से यही इंसान की सारी उसको बताया गया कि इंसान जो है ना बहुत ज्यादा मतलब करता तो कुछ नहीं है, लेकिन इंतजार इस तरह करता है जिस तरह के मतलब उसने बहुत कुछ कर लिया है। अब ये वेटिंग फॉर गॉडो में यही बताया गया है, हालांकि अब्सर्डिटी सारा कुछ इसको डिफाइन किया गया है कि कुछ भी नहीं है इसमें। वेट भी कर रहे हैं गॉडो का, तो कार्य भी कुछ नहीं है। ठीक है, सारा मतलब इसी चीज को एक्सपेंड किया गया है। सना का हैंड हो। हाँ जी सना, क्या हुआ था? क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैम, वो गलती से हो गया था हैंड रेज। मैं बता देती हूँ कि मैम बेसिकली पर्पसलेसनेस है ना उनकी लाइफ में, पर्पस नहीं कोई,
ऑपोजिट जिसकी लाइफ में पर्पस नहीं होता उनकी लाइफ में गेम्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है टू पास द टाइम पास करने के लिए। तो हमने यहाँ पे यही गेम्स को हाईलाइट करना है कि गेम्स कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ की, और उनका लाइफ में पर्पस नहीं है और जस्ट वो वेटिंग फॉर अ गॉडो के लिए वेट करे। और गॉडो कौन है, हु इज गॉडो, नथिंग, कोई भी नहीं जानता है। तो सिंपली जो है वो होलोनेस है उस जनरेशंस को शो की हुई है। एग्जैक्टली, एक्चुअली दैट इज द ड्रामा जो कि रिटन लिखा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में, ठीक है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लोग जो है निहिलिस्टिक हो गए थे, और वो एक साइंटिफिक एरा के अंदर जब हम आ जाते हैं, एज ऑफ रीजन में आ जाते हैं, तो लोगों का जो एतमाद होता है, फेथ जब लॉस्ट हो जाता है, तो सिर्फ गॉड पे फेथ लॉस्ट नहीं हो जाता, इंसान का अपने आप पे भी फेथ लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वो इंतजार करता है कि कोई और कुछ करके देगा तो मैं करूंगा, ठीक है। तो किसी और ने यूं किया, यानी कि हम लोग अपनी नाकामियों के ब्लेम्स भी दूसरों को लगा देते हैं। जिसने करना होता है वो खुद ही करता है, वो वेटिंग फॉर गॉडो नहीं होता, वो किसी ऐसे मौजे का इंतजार नहीं करता। तो ये वेटिंग फॉर गॉडो इज द बेसिक टाइटल जो कि बताता है कि इंसान जो है वो अंदर से खाली है, ही इज होलो फ्रॉम आउट, मतलब इनसाइड, एंड ही इज वेटिंग फॉर गॉडो। गॉडो इज समथिंग कि शायद वो उसकी जिंदगी में आएगा और वो शायद वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि इंसान खुद एमलेस, पर्पसलेस, और इवन उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, एंड ही इज जस्ट स्टिल वेटिंग फॉर गॉडो कि गॉडो आएगा तो गॉडो मेरी जिंदगी चेंज करेगा, यानी कि वो अपनी जिंदगी चेंज नहीं करता। उस वेटिंग फॉर गॉडो में, उस गॉडो के इंतजार में जो है इंसान जो है वो क्या करता है कि वो मतलब डिफरेंट, क्योंकि उसकी जिंदगी का कोई एम नहीं होता, उसकी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं होता। वो चाह रहा है कि बाकी सारे, कोई गॉडो आए और वो मेरी जिंदगी, या फिर मेरी लाइफ के अंदर कोई ऐसा मुझे चांस मिलेगा कि अचानक से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो इंसान खुद करने को, प्रैक्टिकलिटी से इंसान दूर है। ही इज होलो फ्रॉम इनसाइड, ही इज लिविंग अ पर्पसलेस, एमलेस लाइफ, ही इज लिविंग अ फेथलेस लाइफ। ही हैज नो, मतलब इवन उसको अपने ऊपर एतमाद भी नहीं है, ना उसको गॉड पे एतमाद है और ना ही उसको अपने आप पे एतमाद है। यानी कि इफ फेथ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ठीक है। तो वो एक फेथलेस लाइफ गुजारा है। निहिलिज्म किसे कहते हैं? नो गॉड कॉन्सेप्ट को कहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म किसे कहते हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब ये है कि इंसान जो है एग्जिस्ट करने के लिए कुछ चीजों के ऊपर बेस करना शुरू कर देता है, कुछ चीजों पे डिपेंड करना शुरू कर देता है। जैसे एस्ट्रागोन एंड वेलेडिमिर का जो कैरेक्टर था, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंडेंट थे। इसी तरीके से लकी एंड पोजो का जो कैरेक्टर था, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। इंसान जो है जिंदगी गुजारने के लिए उसको कुछ चीजों की, कुछ सोच की जरूरत होती है। वो अब उसके फेथ हो सकता है, वो उसका गुमान हो सकता है, यानी कि वो एग्जिस्टेंशियलिज्म मीन के जिंदगी गुजारने के लिए हम कुछ फेथ, कुछ गुमान, कुछ ट्रेडिशन उसके ऊपर जो है मतलब रिलाई कर रहे होते हैं, और फिर हम उसी तरह से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिस तरह की हमारी सोच होती है। अगर हमारी जो सोच है वो प्रैक्टिकल है तो हमारी लाइफ प्रैक्टिकल गुजरेगी, अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो हमारी सोच नेगेटिव गुजरेगी। इट मीन्स के इट मीन्स कि हमारी जो सोच, मतलब हमारी जो जिंदगी गुजर रही है वो किसके ऊपर गुजर रही है? वो हमारे उस गुमान पे गुजर रही है जो हमने पाला हुआ है। अब वो पर्पसलेसनेस भी हो सकती है, क्योंकि उनका गुमान था वेटिंग फॉर गॉडो में कि भाई गॉडो ही आएगा तो जिंदगी बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप लोगों को स्क्रीन एग्जिस्ट करता है किसके ऊपर? उन गुमान के ऊपर, उन आदात के ऊपर। इवन वो कहता है ना एक जगह जाके कि हैबिट इज डेडनर। वेटिंग फॉर गॉडो का बड़ा एक हैबिट, हम हैबिट पे जीते हैं। वी एग्जिस्ट ऑन हैबिट, वी एग्जिस्ट ऑन आवर बिलीव्स, आइडियाज, आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये सारी चीजें आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म पे आती है। वो कहता है हैबिटेड। देखें एक चाइनीज है ना, उसको हैबिट है, वो कोई इल्हाम नहीं हुआ उसको कि मैंने बॉइल्ड और फीका खाना खाना है। एक्चुअली उसको हैबिट डेवलप कर दी गई है बचपन से। इसी तरीके से हम मिर्चें खाएंगे, ठीक है, हैबिट है ना। एक इंसान को सोचने की हैबिट है, वो ऐसी रहेगी। आदतें बदलना मुश्किल हो जाता है, और हैबिट हमेशा बचपन से वो की जाती है। जैसे हम इसलिए खाना नहीं खाते कि 3 वक्त का खाना फर्ज है। हम 3 वक्त का खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारी हैबिट डेवलप होगी कि हमने 3 वक्त का खाना खाना है। तो वो कहता है कि हैबिट इज डेडनर, यानी कि इंसान कुछ भी कर ले, अपनी हैबिट से जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल है।
तो उन दोनों को हैबिट हो गई थी पर्पसलेस लाइफ गुजारने की। बाज लोग होते हैं इतने ढीठ होते हैं, उनको जितना मर्जी समझा लो फिर वहीं के वहीं खड़े होते हैं ना। तो क्या है कि हैबिट इज द डेडनर। तो क्या है इसके अंदर यही चीजें आ जाती हैं कि वो फिर क्या होता है कि इंसान की जब पर्पसफुल लाइफ नहीं होती, उसका कोई एम है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि बेटा पेपर की तैयारी करनी है, आपने मोबाइल को उठा के ऊपर रख देना, 9 बजे से पहले आपने मोबाइल नहीं उठाना, या कोई 2 टाइम्स रख लें जिसमें आपने जस्ट मोटी मोटी चीजें देखनी है। फेसबुक तो खोलना नहीं है ना, उसकी नोटिफिकेशन चेक करनी है, बेशक डिलीट कर दें उसको कुछ दिन के लिए। लेकिन क्या है, लेकिन अगर आपको हैबिट है बार बार मोबाइल चेक करने की, तो फिर अपने आप को चेक करें। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पर्पस एम्स वेल डिफाइंड नहीं होते, पहले तो एम्स वेल डिफाइन करें ना, ये मेरा एम है, मैंने पेपर देना, ठीक है। अब आपने एम आपने डिफाइन कर लिया, अब एम जब आपके सामने है तो फिर अब मोबाइल का क्या काम है? कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी जिनको हैबिट होती है, उसने हर थोड़ी देर बाद उसने किताब के साथ बिठा के मोबाइल को पढ़ना है। दैट इज द रॉन्ग थिंग, दैट इज द हैबिट इज द डेडनर। बाज़ औक़ात हमारी जो आदत होती हैं वो हमें बहुत, हैबिट इज द डेडनर, डेडनर DEADNER, ये वेटिंग फॉर गॉडो का ही डायलॉग है। हैबिट इज द डेडनर, DEAD एंड डेड से डेडनर। तो ये चीजें जो है, अब क्या होती है, उनको दोनों को पड़ गई थी पर्पसलेस लाइफ गुजारने की आदत। तो कभी वो जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में, कभी वो रस्सी चढ़ाते थे, फांसी देने की कोशिश करते थे, सुसाइड करने की कोशिश करते थे, वो भी नहीं होती थी। यानी कि उनकी एक हैबिट बन गई थी, वो गेम्स में, गालियों में एक दूसरे को इवन गालियां भी दे रहे थे, तो वो एज अ गेम लेके दे रहे थे। बाज लोग जो होते हैं, अगर हम इर्द गिर्द गॉसिप करते हुए देखें, हम ये नहीं सोचते कि हम 4 दोस्त इकट्ठे हो गए तो हम कोई पर्पसफुल गॉसिप करें ना। हम क्या करते हैं, ओ यार देखना, कभी आपने जो है किसी की गॉसिप सुनते देखा है, अगर 4 दोस्त इकट्ठे हो जाएं, और खवातीन क्या करती हैं, वो जी सफायर का जोड़ा फलानी जगह से, वो तुमने जूता कहाँ से लिया था। तो मतलब इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग पर्पसलेस, यहाँ पे तो उसने खैर एग्जिजरेट कर दिया ना कि वो दोनों पोजो एंड लकी और ये सारे आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। तो क्या है, लाइफ को हमने एंटरटेनमेंट बना दिया, लाइफ को हमने गेम बना दिया, और उसमें हमने एक वर्ड ईजाद कर दिया, उसको कहते हैं बोर हो रहे हैं हम अपनी जिंदगी से। तो मेरी कोई लाइफ नहीं है, तो इस वजह से मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए मुझे एक स्क्रीन चाहिए, और स्क्रीन का नाम मोबाइल है और लैपटॉप है। और उसमें भी हम कोई पर्पसफुल काम नहीं करते, हम उसमें पर्पसलेस, एमलेस काम करते हैं। तो हमारी जिंदगी नॉट मोर देन गेम्स, लिटिल गेम्स ही बन जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे वेटिंग फॉर गॉडो कवर करता है। तो फिर कहता है, men are not innately violent but are driven to react violently when they feel trapped within an irrational and inhuman political system, or when they are too frightened to admit the possibility of change. Comment on this statement in the life of the sea. वो कहता है इंसान जो है वो इतना आर नॉट इनेट वायलेंट, वो इतने ज्यादा इनेटली वायलेंट नहीं है, बट आर ड्राइवन टू रिएक्ट वायलेंटली। लेकिन उनका इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो उनको मजबूर कर देता है कि वो रिएक्ट करें वायलेंटली when they feel trapped with an irrational and inhuman पॉलिटिकल सिस्टम। जब वो अपने आप को ये फील करते हैं कि वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एंट्रैप होके रह गए हैं, और जब वो बहुत ज्यादा फ्राइटन हो जाते हैं तो वो टू एडमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ द चेंज, और जब वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम से, इस एंट्रैपमेंट से, तो वो फिर एडमिट करते हैं कि चेंज जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। यानी कि सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। तो आपने स्टेटमेंट के तहत इन द लाइट ऑफ द सी को डिफाइन करना। कौन डिफाइन करेगा? द सी किसने पढ़ा? जो है वो कभी भी रुक नहीं जाती किसी भी इंसान के जिस तरह से पॉलिन चला जाता है उसकी लाइफ से, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो एंड पे है कि वो रोज जो है वो साथ, यानी कि क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन उसके बारे में यही कि मुझे चाहिए लाइफ में, और उन जो है टाउन चेंज करने के। हाँ जी अर्शिया, नमूना आपकी आवाज चली है। जी मैम, ये ना
जो द सी है ना ड्रामा, ये एक इंट्रैक्शन है इंडिविजुअल में और सोसाइटी के इनजस्टिस में। जैसे कि मिस रैफी थी, वो हाई क्लास से रिलेट करती थी, तो वो जो है ना अपने जो लोअर क्लास से ना उस पर बहुत ज़्यादा दबाव इनके दबाना चाहती थी। जैसे वो उसकी ड्रेपर की शॉप में करती है कि ऑर्डर दे के तो वो कर्टन्स बाय नहीं करती। तो वो उसका व्यू तो ठीक होता है कि मतलब जैसे उसने मदद नहीं की कॉलेज की तो इसलिए वो गुस्से में होती है, लेकिन एक ड्रेपर की ज़िंदगी वो तबाह कर देता है, मतलब उसका जो लॉस होता है। तो इस जैसे वो आगे से फिर वायलेंटली बिहेव करता है कि वो उसे सीजर मारता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाते हैं ना, कहते हैं ना कि एक्सेप्टिंग को जितना ज़्यादा आप दबाओगे ना, जब उसे छोड़ोगे ना तो वो उतनी ही ताकत से उछलेगा। तो जितना वो उसे दबा रहे होते हैं ना, तो जब वो ना चेंज चाहते हैं, वो कहते हैं कि अब हमें ये दबा रहे हैं ना, तो हम अब कुछ चेंज लाए हैं अपने में ना। तो वो क्या करते हैं कि फिर वो उनके इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ना वो मतलब वायलेंट एक्ट करते हैं कि जब उन्हें ऐसे ऑप्रेसिव सोसाइटी ने जब उन पे दबाव जब जमा रही हो तो। दैट्स ऑल मैम। सही। अच्छा, वो थीम ऑफ चेंज तो अर्शी आपने बता दिया और इंसान का रिएक्शन बता दिया कि वो वायलेंटली रिएक्ट करता है, लेकिन व्हाट अबाउट द इरेशनल एंड इनह्यूमन पॉलिटिकल सिस्टम? तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज क्या है? मैम ये नहीं पता। मतलब वो चाहते हैं ना कि मतलब चेंज हो जाए और ये सारा सिस्टम जो है इसको चेंज होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम। हाँ जी सना। मैम असल में बॉन्ड ने वॉयलेंट नॉवेल्स लिखे थे और उसने इसलिए लिखे थे, और उसने कोट भी बोला था कि अगर हिरोशिमा का आप पे असर नहीं हुआ, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या नहीं गिरा, तो फिर आप खुद उसका शिकार होंगे। तो अगर आप वॉयलेंट प्लेस नहीं देखेंगे तो चेंज आप नहीं लाएंगे उस वॉयलेंस को ख़त्म करने के लिए। तो उससे रिलेट करके इस चेंज को लाएंगे कि वो वॉयलेंस इसलिए ज़रूरी थी दिखानी कि सोसाइटी में चेंज, वॉयलेंस होती रहेगी तो एक नेगेटिव चेंज आता है, और अगर आप इस वॉयलेंस ये को रिकग्नाइज करना कि वो कहाँ कहाँ है, जो कि लोग हाई क्लास वाले समझ ही नहीं पाते कि लो क्लास और जो मजबूर होते हैं वो किस तरह से सप्रेस हो रहे होते हैं, उनके इमोशन सप्रेस हो रहे होते हैं, और वो कहाँ किस तरह निकलते हैं। इस तरह से इसका कुछ बनेगा। सही कि मतलब इंसान को जितना ज्यादा सप्रेस किया जाता है वो उतना ही ज्यादा वायलेट कर जाता है, क्योंकि उसके जो इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस होते हैं वो उसके हिसाब से बिहेव कर होता है। जी मैम। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फॉलोइंग द ओपनिंग सीन ऑफ द सी, द कैरेक्टर ऑफ थिया एंड हेडा गैब्रियल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आता हुआ ना तो जरूर बताइएगा। ओपनिंग सीन ऑफ द सी बताइए अर्शिया, क्या हुआ था ओपनिंग सीन जो था? ठीक है मैम ओपनिंग सीन में ये था कि एक बीच पे ये ओपन होता है ये सीन, और वहाँ पे एक बंदा होता है, तो वो उसका फ्रेंड डूब रहा होता है कॉलिंस, और वो असल में बंदा जो है वो विली होता है। तो वो जो है वो मतलब एक समंदर में बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है समुद्री तूफान। तो वो उसमें वो कॉल फॉर हेल्प, वो है मदद के लिए पुकार होता है कि मेरे दोस्त की मदद करो, ये डूब रहा है। डिस्टर्ब कंडीशन होती है स्टार्ट में। disturbed condition होती है। and what is the significance of that scene? मैम सिंबॉलिक सॉरी मैम। सिग्निफिकेंस आ जाएगी कि सी असल में क्या सिंबलाइज करता है। शाबाश, ठीक है ठीक है। और वो जो इतना ज्यादा तूफान आया होता है वो इर्द गिर्द के माहौल में जो एक डिजास्टरस इफेक्ट डाल रहा है इंसान की जिंदगी में, फिर वो मदद के लिए कॉल कर रहा होता है। इट मींस कि नो वन इज देयर टू हेल्प हिज, जो उसका जो दोस्त होता है उसकी हेल्प करने को कोई तैयार नहीं होता। तो उसका दोस्त क्या वो फिर ड्रॉन हो जाता है सना? मैम एक और बात मेरे जहन में आई थी कि जो शुरू में जो सी है वो वायलेंट और बहुत तूफानी दिखाया गया है, और आखिर में जो फ्यूनरल का सीन है वहाँ पे भी वो सीन के जो है ठीक साथ ही सेट किया जाता है वो पूरा सीन, वो उसमें उसको काम दिखाया गया है। तो ये सिग्निफिकेंस डिस्कस यहाँ पे भी होगी एग्जैक्टली। और सना उसका वो जब बता रहा होता है, मतलब उसका दोस्त डूब रहा होता है और वो पुकार रहा होता है कि मेरे दोस्त को बचाओ, तो उसका दोस्त डूब जाता है ना फिर? जी मैम वो डूब जाता है। वो डूब जाता है। नीलम ने कुछ शेयर करना था। हाँ जी नीलम। मैम ऐसे ये मैंने
कंपेयर नहीं किया, आई थिंक ये काओटिक और डिस्ट्रक्टिव लाइफ को पोर्ट्रे कराया। ओपनिंग जो इसका सीन है मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। एग्जैक्टली ये क्योटिक और डिस्ट्रक्टिव लाइफ को शो करता है कि लाइफ जो है ना वो बहुत ज्यादा अनसर्टन है, और जो जब वो डूब रहा होता है उसका, असल में ये मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, इस साल मैंने पढ़ाया नहीं तो मेरे जहन से ना पॉइंट्स निकल गए हैं इसके। उसमें मैंने एक तो स्टूडेंट्स को बताया था कि वो जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जैसे सना ने अभी बताया ना कि शुरू में सी बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है, एंड पे जाके वो बिल्कुल काम डाउन हो जाता है। इट मीन्स कि जमाने की सोच जो है वो बदल रही है, यानी कि एक चेंज आ गया, फिर उसके बीच में एक ड्रामा भी होता है, और फिर जो है उसमें जो है क्या है, इनह्यूमन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि इंसान इतना इनह्यूमन है कि उसके सामने उसका दोस्त जो है वो जा रहा है, लेकिन वो चीख तो रहा है लेकिन वो उसको बचा नहीं पा रहा। तो बाज़ औक़ात जो है सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि हमारे सामने हमारे अपने चले जाते हैं और हम उनको बचा नहीं पाते। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो कि यहाँ पे दिखाया गया। अब चलते हैं जनाब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखें, हेनरिक इब्सन, हेडा गैबलर के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप क्या करेंगे कि इन्हीं से रिलेटेड आप लोगों ने कोड्स जो हैं, पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करनी है। जैसे हेडा गैबलर एज अ ट्रेजिक प्ले, उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ हेडा गैबलर या कैरेक्टर स्केच ऑफ हेडा गैबलर, और फिर उसके बाद कैरेक्टर ऑफ लवबर्ग और हेडा सुसाइड। ये सारे आप लोगों को वैसे ही पता है। फिर वेटिंग फॉर गॉडो, बेकेट एज अ ड्रामेटिस्ट। वेटिंग फॉर गॉडो अ प्ले अबाउट एब्सर्ड, एक ऐसा प्ले है जो कि एब्सर्डिटी शो करता है, वो अभी हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्डिज्म, ये वेटिंग फॉर गॉडो के जितने एब्सर्डिज्म, निहिलिज्म, ये सारा मेरे YouTube चैनल पे वेटिंग फॉर गॉडो का लेक्चर जो है, मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बहुत लेंथी एक बाकायदा स्लाइड बना के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, वो एक दफ़ा देख लीजिएगा उसको ना। तो आपका ये वेटिंग फॉर गॉडो का ये जो एब्सर्ड वाला है ना, ये सब क्लियर हो जाएगा एक दफ़ा बेटा, उसकी एब्सर्डिटी क्लियर कर लें, क्योंकि वेटिंग फॉर गॉडो नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप इसकी जो थीम्स और इसके स्पेशली लिटरेरी टर्म्स जो है ना, फिगर ऑफ लैंग्वेज जो यूज किए हैं, इनको अगर आप समझ लें तो आपको पूरा ड्रामा समझ आ जाएगा। पार्ट 2 में एक चीज ख्याल रखिएगा, जो फिगर ऑफ लैंग्वेज है या लिटरेरी टर्म्स अगर आपको वो समझ नहीं आते, आपको ड्रामा समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर मतलब एक लिटरेरी टर्म के ऊपर ड्रामा लिखा हुआ है, लिटरेरी टर्म पे बेस्ड कर रहे हैं सारे ड्रामा के अंदर से आपने लिटरेरी टर्म नहीं निकालना। ठीक है, तो वेटिंग फॉर गॉडो बेसिकली एक एब्सर्ड प्ले है, और वेटिंग फॉर गॉडो अबाउट एब्सर्ड ह्यूमन रिलेशनशिप इन द प्ले। ह्यूमन रिलेशनशिप इसके अंदर दिखाया गया कि वी आर बाउंड टू ईच अदर टू लिव द लाइफ। ठीक है, उसके अंदर रिलेशनशिप एक लकी एंड पोजो का रिलेशनशिप जो है वो आका और गुलाम का है, और दूसरी तरफ वेलेडिमिर एंड ट्रिगोन जो है वो दोनों दोस्त हैं, और दे आर नेसेसरी फॉर ईच अदर कि वो जिंदगी गुजार सकें। उसके बाद वेटिंग फॉर गॉडो एज एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले, ये अभी हमने डिस्कस कर दिया है। डिफरेंट थीम्स भी हमारी उसी क्वेश्चंस में हो गई थी। फिर वेटिंग फॉर गॉडो एज ए ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजिडी भी है और कॉमेडी भी है, ट्रेजी कॉमिक वे में इसको बयान किया गया है, और स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले है। एंटन चीकव में देख लेते हैं, सिंबलिज्म है इन चेरी ऑर्चर्ड एज अ ट्रेजी कॉमेडी प्ले। ठीक है, चेरी ऑर्चर्ड, इसमें यहाँ पे ना एज अ सोशल पॉलिटिकल प्ले, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ थीम ऑफ चेंज नंबर 1, और नंबर 2 थीम ऑफ मेमोरी। ये दो आप लोगों ने जरूर जो है वो याद करके जाने। चेरी ऑर्चर्ड से ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बी केयरफुल टू प्रिपेयर चेरी ऑर्चर्ड, स्पेशली थीम ऑफ चेंज या थीम ऑफ मेमोरी, इन दोनों में से एक तो आता ही आता है। सो ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये आपने, सिंबलिज्म वैसे इतना ज्यादा नहीं आता, ट्रेजी कॉमेडी आ जाता है, कैरेक्टर पे समटाइम शॉर्ट नोट आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है ना, पॉलिटिकल प्ले में ही थीम ऑफ चेंज आ जाएगा। ठीक है, जब आप पॉलिटिकल प्ले करेंगे उसी में रिलेटेड आपके थीम ऑफ चेंज है, और थीम ऑफ मेमोरी जिसमें वो लिरिकल का एक क्वेश्चन आया होता है ना कि लिरिकल है, तो मेमोरी भी हमारी लिरिकल होती है, इंसान को हार्मोनाइज करती है। उसके बाद एडवर्ड बॉन्ड द सी है, एडवर्ड बॉन्ड एज अ ड्रामेटिस्ट है, टाइटल ऑफ द प्ले है सिंबलिज्म इन द सी, सिंबलिज्म इन द सी, यानी कि सी में जो सिंबलिज्म है, एंड थीम ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पार्ट 1 से आप लोगों को रटाई हुई है कि थीम ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी क्या है, कि एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी,
नो वन इज एन आइलैंड, हर इंसान जो बोलता है जो करता है उसका दूसरे के ऊपर असर अंदाज होता है। सेम इज द केस, हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ग्रोन अप होते हैं, वो सोसाइटी भी हमारे ऊपर जो है असर अंदाज होती है। इस वजह से यहाँ पे थीम ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी होती है। बाज़ औक़ात एक इंसान सोसाइटी के अंदर पैनिक क्रिएट कर रहा होता है और बाज़ औक़ात सोसाइटी इंसान की जिंदगी में पैनिक क्रिएट कर रही होती है, तो दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। फिर है कैरेक्टर स्केच ऑफ मेन कैरेक्टर मिस्टर राफिर मिस्टर हैज, और फिर उसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी, सोशल कॉमेडी एंड ब्लैक ह्यूमर। ठीक है, ये आप लोगों के हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है आप लोगों का क्या कहते हैं, गैलीलियो गैलीलाई। गैलीलियो गैलीलाई के नोट कर लें, गैलीलियो गैलीलाई एज अ ट्रेजिक हीरो, ठीक है, एज एन एपिक हीरो, ठीक है, एपिक स्लैश एंटी हीरोइक स्लैश एंटी रोमांटिक हीरो। ठीक है, इन सारों में एक ही चीज आती है। उसके बाद गैलीलियो गैलीलाई का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ही सवाल आप लोगों ने गैलीलियो गैलीलाई के करने हैं। एक तो ये हो गया और दूसरा होता है एज एन एपिक थिएटर, गैलीलियो एज एन एपिक थिएटर। ये दो ही क्वेश्चन है जो गैलीलियो गैलीलाई के आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता उसमें कैरेक्टर। और यस, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, इंडिविजुअल, थीम ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस थीम ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। और इसी इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी में एज अ रिलीजियस प्ले, ठीक है, कि एज अ रिलीजियस प्ले, क्योंकि उसमें ना रिलीजियन का रोल दिखाया है कि रिलीजन कैसे इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट करता है। तो थीम ऑफ सोसाइटी आ जाए या एज अ रिलीजियस प्ले आ गया, दोनों एक ही चीज है। ठीक हो गया। इस टोटल 3 सवाल बनते हैं, बेटा इससे ज्यादा इसके सवाल ही नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी एज अ रिलीजियस प्ले, एज एन एंटी रिलीजियस प्ले भी आ जाता है कि एंटी रिलीजियन भी था। ठीक है, एज अ रिलीजियस आ जाए, वो आपसे पूछे, वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि वो रिलीजियस प्ले, वो कहेंगे डू यू थिंक दैट इट इज अ रिलीजियस प्ले, जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। तो आपने एक बताना है कि किस तरह से उस वक्त कैथोलिक चर्च जो है वो उसका एक इन्फ्लुएंस था इंसान की लाइफ में, और किस तरह से ब्रूनो को जला दिया गया था क्योंकि उसने जो है बाइबल को जो है क्वेश्चन कर दिया था। उसने कहा था कि पूरी दुनिया किसके गिर्द घूमती है, सन के गिर्द घूमती है, अर्थ के गिर्द नहीं घूमती। और रिलीजियन क्या कहता था, बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो पूरी दुनिया है उसका जो सेंटर है वो अर्थ है, अर्थ का सेंटर चर्च है और चर्च का सेंटर गॉड है। ठीक है, तो ये था उनका ये कहना कि ये जो है यानी कि जो है अर्थ का सेंटर जो है वो चर्च और चर्च का सेंटर गॉड है। तो वो ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चलते थे। तो जब इस चीज को क्वेश्चन किया गया तो एट फर्स्ट ब्रूनो को जो है वो विद स्टेक्स जला दिया गया था और फाइनली फिर गैलीलियो गैलीलाई को जो है वो पनिश किया गया और फिर ये उसके साथ सारा कुछ हुआ कि एट द एंड वो ब्लाइंड भी हो गया था। तो ये सारी चीजें आपने गैलीलियो गैलीलाई की ट्रेजेडी में लिखनी है। ठीक है, और ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे टोटल 3 सवाल हैं। गैलीलियो गैलीलाई, वैसे मैं 10C से ज्यादा ना मैं स्टूडेंट्स को गैलीलियो गैलीलाई का कहती हूँ कि आप ये कर लें, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसके टोटल 3 सवाल हैं और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है और ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल एनीथिंग क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन जो अब रह गया हो? एनी क्वेश्चन क्लास? वेटिंग फॉर गॉडो में लैंग्वेज जो है वो टेक्सचुअलिटीज के तौर पे यूज हुई है। लाइक उसके अंदर छोटे छोटे आप देखें कि उसके अंदर ना छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, जो डायलॉग्स हैं वो छोटे छोटे लाइक वो, और रिपीटेशन है। ठीक है, इसमें वो आप लोगों को शायद करवाया था सना, आपने शायद ड्रामा नहीं अटेम्प्ट वो मेरे से लेक्चर्स नहीं लिए, इनको मैंने करवाया था। उसके अंदर यूज ऑफ लैंग्वेज आएगा सना, इसमें अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा उसके कोड बुक में से कोड्स याद हो जिसमें से आप बताएं कि यहाँ शॉर्ट है, यहाँ पे इस तरह और इस तरह है। नहीं बेटा, उसमें लैंग्वेज का यूज होता है। जैसे उसने टेक्स्ट की जगह टेक्सचुअलिटीज यूज किया है, यानी कि छोटे छोटे टेक्स्ट यूज किए हैं। नंबर 2 गालियां यूज की हैं। नंबर 3 रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है। नंबर 4 जो है फिर उसके अंदर जो है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हो गया। फिर इसी तरीके से वो एक दूसरे को बुली करते हैं।
तो ये उसका जो लैंग्वेज का यूज है, फिर उसके अंदर एब्सर्ड लैंग्वेज यूज की गई है, गालियां यूज की गई हैं, तो उसने लैंग्वेज को एक्चुअली उस फेस से गिरा दिया, क्योंकि इंसान भी अपने जो एक इंसान की एक